सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? अगर हम लोग बात करें कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सर जी समझ में, या सेंटर ऑफ मास कौन सी चिड़िया का नाम है ये, तो जरा ध्यान से सुनना, समझना। सपोज आई हैव अ पेन, सपोज क्या है ये पेन। सो अगर मैं इस पेन को रखना चाहूँ, है ना, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो पेन है, ये इस पॉइंट के अबाउट कहीं से घूम रहा है। देखो ये यहाँ पे रखेंगे तो ये घूमने का टेंडेंसी रख रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट घूमने का टेंडेंसी रख रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, तो अभी ये इधर घूमने का टेंडेंसी रख रहा हूँ, इधर। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई टॉर्क लग रहा है। अब घूमने का एक्शन कौन बताता है? घूमने का एक्शन टॉर्क बताएगा। टॉर्क क्या होगा समझेंगे, है ना। सीधा चल रहा है तो वहां पर हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए, मान लो इस पेन को मैंने यहाँ पे रखने का कोशिश करा, देखो फिर से गिरा। किधर गिर रहा है? इस साइड गिर रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, ओहो आगे इस साइड शिफ्ट किया। आओ आओ आओ, कोशिश करेंगे तो देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो पेन है मेरा वो स्टेबल हो गया है, विच मीन्स दैट इसका हो ना हो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जिसके कारण ये अभी एक इक्विलिब्रियम में रुक गया है। और भी हम लोग समझने का ट्राई करें कि सेंटर ऑफ मास और क्या होता है ना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग, एक पतली सी रस्सी होती है, एक स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, उस पे वो खुद को बैलेंस करते हुए चलते हैं। बेसिकली व्हाट दे डू, दे ट्राई टू बैलेंस देयर सेंटर ऑफ मास। दूसरा एग्जांपल और हम लोग अगर करना चाहें कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, क्या फर्क है इसका, या क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो एथलीट्स होते हैं और बहुत हाई जंप्स लेते हैं, मतलब वो स्विमिंग पूल में ले रहे हैं और काफी फिट ऊंचाई से जंप ले रहे हैं, तो क्या करते हैं वो स्टार्टिंग में उनके जो आर्म्स है वो खुले होते हैं, ठीक है। तो उनका जब वो आर्म्स, कभी गौर से देखना, जब वो आर्म्स खुले रखते हैं तो उनका स्पीड स्लो होता है हल्का। जब वो अपने आर्म्स को अपने बॉडी के पास लाते हैं तो उनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा कुछ लोग स्केट्स पे डांस करते हैं, है ना, और जब उनको अपना स्पीड बढ़ाना होता है तो वो अपने आर्म्स को पास रखते हैं, आर्म्स को पास रखते हैं। ये सब एग्जांपल है क्या, जब हम लोग बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे उसके भी ये एग्जांपल में आएगा, ये उसके एग्जांपल में आएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मास को ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक एक्सेस पे ला रहे हैं, मास को, एक सारे के सारे मास कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर हम लोग एग्जांपल देखे होंगे, तो कोई चक्का अगर रोटेट कर रहा है, चक्का रोटेट कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट है, वो क्या है, उसका सेंटर में एक मास है, वो सीधा भी भाग रहा, वो सीधा जा रहा। बाद में देखेंगे कि वो सीधा भी भाग रहा, जब हम लोग रोलिंग की बात करेंगे तो कुछ कुछ और चीजें उसमें देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है सर, अभी तक फील नहीं आया सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली। मैं अभी जो हम लोगों ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था पेन के साथ, आप चाहो चलो एक और इसको करें। मान लीजिए यहाँ पे एक कैप अटैच कर दिया होता है, यहाँ पे ज्यादा मास लगा देते हैं, है ना। अभी फिलहाल सेंटर ऑफ मास कहीं ये ब्लैक के आसपास आ रहा था। अगर बहुत ज्यादा हैवी मास लगा देते तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जहां ज्यादा मास है उसके तरफ वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता। इसकी चर्चा पहले भी हुई थी, कहां पे हुई थी याद करिए, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या था, लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करने का याद करिए। आपको मैंने बताया था हाउ फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, वहां पे बताया था एफबीडी में। क्या बताया था सर एफबीडी में? एफबीडी में मैंने बताया था आपको कि जब भी आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम पे, ये थर्ड या फोर्थ स्टेप था, उस टाइम पे आप इंटायर ऑब्जेक्ट को हटाकर वहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे है। याद करिए ग्रेविटेशनल लॉ में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोग पढ़े थे, उसमें भी, फिजिकल वर्ल्ड में भी पढ़ाया था और आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा है। उस टाइम पे भी सोचो, याद करो, ग्रेविटेशन में भी क्या बोला था न्यूटन का लॉ, कि पूरे मास का जो फोर्सेस होंगे दो बॉडी के बीच में, वो किधर होंगे, सेंटर टू सेंटर होंगे। इनफैक्ट आपको कुलम लॉ थोड़ा थोड़ा याद होगा। कुलम लॉ में भी क्या था, जो फोर्सेस थे वो चार्ज के सेंटर से, चार्ज के सेंटर से, ये सब सेंटर पे कहाँ पे। वो जो मास की हम लोग बात किए हैं, वो जो मास की हम लोग बात किए हैं, तो वो जो मास की हम लोग बात कर रहे थे, वही मास था हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, अगर इसे डिफाइन किया जाए, थोड़ा डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। सो इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर entire mass of object
is supposed to be concentrated. Concentrated. So it is a point where entire mass of object is supposed to be concentrated. हम लोग मान रहे हैं कि पूरे का पूरे मास जो बॉडी का है वो किसी एक पॉइंट पे सिचुएटेड है, कोई भी एक पॉइंट है ना। मान लीजिए हम लोग के पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ने क्या बोला कि सर इसका जो पूरा पार्टिकल है तो यहाँ पे मास होगा। हम लोगों ने माना क्या, इसका मास कहाँ पे, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म बॉडीज की बात करें, ठीक है, यूनिफॉर्म की बॉडीज की बात करें, जैसे कि हमारे पास स्फीयर है यूनिफॉर्म बॉडी, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है, जैसे कि हमारे पास क्यूब्स हैं, क्यूब्स हैं, क्यूब्स हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं, कोन ले सकते हैं। तो फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर यूनिफॉर्म बॉडी द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड, यूनिफॉर्म एंड सिमेट्री भी आप बोल सकते हैं, ज्यादा बेहतर वर्ड लग जाएगा, कोइंसाइड्स with the geometrical center, geometrical center। अच्छा, मतलब समझना बेटा, मतलब समझना बेटा। तो जो हमारी यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडीज हैं उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहां से कोइंसाइड कर देंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर से, ज्योमेट्रिकल सेंटर में कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया से समझ में। क्या ऐसा हमेशा होगा, देखो बच्चे का जीवन में कंफ्यूजन, कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इज इट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी विल ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। हाँ सर, लग तो रहा है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड होगा। गलत जवाब, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर हो। क्यों, बताऊंगा ना बेटा। देख, जो अगर मान लो रिंग है आपके पास, है ना, तो रिंग का भी सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से लाई हो रहा है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म बॉडी है। बट क्या रिंग के इस पॉइंट पे कोई मास था क्या, नहीं ना। मतलब वो मास वाले पॉइंट पे नहीं है, बॉडी के अंदर तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, अभी हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे कि कहां पर आता है। मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, ऐसे रख दिया गया या फिर ऐसे रख दिया गया, कैसे भी रख दिया गया, तो इन दोनों का जो हम लोग सेंटर ऑफ मास लाएंगे वो कहीं इधर निकलेगा, बॉडी के बाहर आएगा। मतलब क्या है, इज इट नॉट, और हम लोग इस बात को क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, it is not necessary that center of mass of object will lie inside the body, inside the body। समझा। सो बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ही हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना कि ये जो पूरा मास है ये क्या बना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब यहाँ पर मास है, यहाँ मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ में मास है, और इनफाइनाइट मास बने हुए। बट क्या यहाँ पे मासेस अलग अलग हैं, नहीं सर। यहाँ पर जो मासेस हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। बट अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं सपोज यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक छोटू पार्टिकल है, यहाँ पे तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल का पॉइंट मास है ना, या वो पार्टिकल पॉइंट मास के फॉर्म में है। यानी कि कैसे मासेस हमें मिल सकते हैं, वी कैन गेट मासेस इनटू फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब पास जो पॉइंट मासेस हैं हमारे वो अलग 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 अलग। कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा तो हम लोग एक छोटू पार्टिकल लेंगे, उस छोटे पार्टिकल का मास निकालेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका बताऊंगा।
फिर आप उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जहां पर भी कंटिन्यूअस मासेस दिखेगा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहां पर आपको अलग 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 मासेस देखेंगे आप फॉर्मूला हमारा लगा देंगे। तो हम लोग के पास क्या मिल सकता है, हम लोग वी कैन हैव टू टाइप ऑफ मासेस, पहला डिस्क्रीट, पहला डिस्क्रीट मासेस एंड दूसरा कंटिन्यूअस मासेस मासेस। तो हम लोग पहले बात करेंगे डिस्क्रीट मासेस को कैसे निकालना, फिर कंटिन्यूअस मासेस के लिए हम लोग आएंगे। आइए ध्यान से सुनना, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, सपोज वी हैव दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, है ना। तो फिलहाल मैं मान रहा हूं, फिलहाल मैं मान रहा हूं कि जो मेरे मासेस हैं वो कहां पर है बेटा, वो मासेस हैं जो मेरे वो यहां 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 रखे हुए हैं। जो मासेस हैं मेरे वो यहां 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 रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास m1 का मास था, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, m2 मास है, कोऑर्डिनेट x2 है। कोऑर्डिनेट मतलब सर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, m3 x3 एंड सो ऑन रखे हुए। तो अगर ऐसा निकाला हुआ है मतलब इनका सेंटर ऑफ मास कहीं इस एक्सिस पे ही आएगा। तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे सब आपने रखा है तो एक्स सेंटर ऑफ मास में लिख दे रहा हूं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं बेटा, हम लोग m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 बहुत सारे मास है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर हमारे पास x डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग कुछ यूं निकाल लेंगे। In the same manner, in the same manner, in the same manner, if we have masses, suppose यहाँ पर भी कोई m1 मास रखा है जिसका डिस्टेंस y1 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0, y1 होगा, इसका x1, 0 होगा। कुछ ऊपर रखा हुआ मान लीजिए m2 जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y2 एंड सो ऑन। वी हैव प्लेंटी ऑफ मासेस, बहुत मासेस वहां रखे। तो y सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम लोग m1 y1 प्लस m2 y2 so on divided by m1 plus m2 dot, dot. Try, try to solve this problem in which I have center of mass in x-axis also, center of mass, sorry, masses in x-axis also, and masses in y-axis also. So सेंटर ऑफ मास कहने का अब तात्पर्य को समझना बेटा कि इन सब मासेस को हटाकर एक मास अपने को कहीं ऐसा रखना है जहां पे आप बोल सकते हैं कि सारा मास सिचुएटेड है और उस मास का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो ट्राई करिए, कोऑर्डिनेट बताइए। सो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एक्स सेंटर ऑफ मास विच इज m1 x1, तो 2 इंटू 1 आया 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई मासेस कितने हैं 2 3 5 5 4 9। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो आप, आपकी आ जाएगी वैल्यू। वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग। तो पहला क्या है 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, दूसरा क्या है हमारे पास 2 इंटू 3/2 है ना, तो 2 2 तो मर जाएंगे, बचेगा अपने पास 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितने सम ऑफ द मासेस है 3 है, तो यह 4/3। ठीक है, ये आ गया 12 18 2 20 बटे 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 मीटर। So we have a equilateral triangle. We have a equilateral triangle of side 2 meter on which the masses are placed at, suppose here the masses is 2 kg, 3 kg, 4 kg. Randomly I have chosen data. Then find out center of mass for this system. Find out center of mass. Try करें आधा। तो पहले वाले सवाल को अगर हम लोग बनाएं
सबसे पहले इस सवाल के लिए क्या चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट फिक्स करना होगा। तो कोऑर्डिनेट मैंने फिक्स कर दिया, ये मेरे लिए 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। आइए, तो अगर m1 की मास 2 है तो x1 y1 कितना है इसका, 0 0 है। x1 y1 0 0 है। नेक्स्ट आते हैं m2 पे। तो अगर m2 की मास है 3 kg तो x2 है मेरा 2, y2 है मेरा 0। नेक्स्ट आते हैं इस वाले मास। तो ये मास जो है बेटा मेरा, ये तो डायरेक्टली सेंटर पे आ गया ना। तो m3 की मास कितनी है बेटा, 4, एंड x2 कितना है, x3 कितना है हमारे पास 1, क्योंकि इसका आधा होगा। ये हाइट निकालना है बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये हाइट नहीं दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 डिग्री पता है हमें, 60 डिग्री पता है, ये है 1, ये भी है 1। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है बेटा, याद करो, हमारे पास होता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, y ले लेते हैं, और बेस है हमारा 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमारे पास y3 कितना है। अब यहां से आप निकाल लीजिए क्या, हमारे पास x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास। सो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 0, m2 x2, है ना, m2 x2, दिस इनटू दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 m3 x3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द मास कितना हो गया, 5 4 9, यानी 10/9। अब आते हैं हम लोग y सेंटर ऑफ मास पे। y सेंटर ऑफ मास पे, तो y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में तो हमारा 9 ही है, m1 प्लस m2 प्लस m3। न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, m1 y1 0, m2 y2 0, m3 y3 4√3। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 4√3/9। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरे सवाल को भी आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, हमारे पास सम ऑफ द मासेस दिए हैं, आप उसको देखें लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m1 इज इक्वल टू 1 kg, x1 y1 दोनों इसका 0 0 ही है। m2 इज इक्वल टू 2 kg, और क्या क्या दिया है हमारे पास, 1, 2 ये दिया है, मतलब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी x2 एंड y2 2 2। ठीक है, अच्छा m3 है हमारे पास 3, x3 है हमारे पास 3 एंड y3 है हमारे पास -। अच्छा, तो यहां से बेटा हम लोगों को लिखना है क्या, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1, है ना, m1 x1 तो 0 हो गया, प्लस m2 x2, तो यह 2 इंटू 1 आया, प्लस m3 x3, तो ये 3 इंटू 3 आया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी आया 11/6 के बराबर। अगर हम लोग बात करें y सेंटर ऑफ मास की, तो हमारे पास क्या है, m1 y1 0, m2 y2 4, m3 y3 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया, 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इस सवाल को, नीचे वाले सवाल को आप करेंगे तो आप सिमिलर मैनर से कर सकते हैं। यहाँ पर m1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू x1 विच इज 0, m2 2, x1 की वैल्यू है 1, 2 आ गया, m3 3, x3 3, तो ये भी 3 इंटू 3 आ गया। ऊपर आया कितना, 11, नीचे आया क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 6 आया। इन द सिमिलर मैनर m1 की वैल्यू यहाँ पर है m1 इंटू 0, y1 0, m2 4, y2 2, तो कितना, m2 सॉरी 2 इंटू 2, m2y2 प्लस m3y3, तो m3 है हमारे पास 3, y3 है -1, रख दी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होकर आया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया 4, 6, एंड सी का -2, -3, -2। ठीक है, the three particle of masses 1 kg, 2 kg and m kg are placed on the vertices of the triangle if the coordinate of center of mass is given as, तो coordinate of the center of mass दिया है 3/2, 2 दिया है। देन आपको क्या बोला गया है, फाइंड m, मास फाइंड करना। ठीक है, ट्राई करिए। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग, सवाल हमारे पास क्या है। अपने को कोऑर्डिनेट दे दिया, अब कोऑर्डिनेट दे दिया तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है कुछ।
हम लोग सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या था, m1 की वैल्यू दे दी गई है 1 kg, और x1 दिया है हमारे पास 1, y1 दिया है हमारे पास 2, m2 हमारे पास दिया है 2 kg, x2 दिया है हमारे पास 4, y2 दिया है हमारे पास 6, m3 दिया है हमारे पास m, x3 दिया है -3, y3 दिया है -2। अब यहां से बेटा क्या है, हमारे पास x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वापस लिखने, फॉर्मूला हमेशा लिखें क्योंकि इसको आपको लर्न करना है। तो ये क्या हुआ, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 m2 m3, ये पूरा हमारे पास है। इसको लिखते हैं हम लोग फिर x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी गई है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1, प्लस 2 इंटू 4। आवाज ऊपर डाबुनर। हाँ, तो अगर x सेंटर ऑफ मास हम लोग देखें तो कितना था, 1 इंटू 1, m2x2 तो 2 इंटू 4 8, m3x3 तो कितना हुआ, 2 इंटू 4 8, प्लस यहां पाया हमारे पास कितना, m इंटू -3 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द मास कितना हो गया, 3 प्लस m 3 प्लस m, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3/5 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 3/5 के बराबर। तो इसी से निकालते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं चाहे तो, जब लिख दिया है तो इसी को चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना है बेटा हमारे पास, 9 माइनस 3m, 9 माइनस 3m है ना, अपॉन 3m 3 प्लस m इज इक्वल टू 3/5। देखो बेटा यहां से हम लोग 3 अगर कॉमन ले लें तो 3 माइनस m डिवाइडेड बाई 3 प्लस m, यहाँ पे है 3/5, 3 ने 3 को मार दिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आया 15 माइनस 5m, ये आया 3 प्लस m, ये इधर चला जाएगा है ना, ये इधर चला जाएगा, तो इधर आया कितना, 12 इज इक्वल टू 6m, यानी m की वैल्यू कितनी आई, 2 kg। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बना। ऑलराइट, अच्छा देख बेटा, हम लोगों ने जाना था क्या कि अगर 1 2 3 4 5 6 मासेस हो तो हम लोग लिख रहे थे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 सो ऑन लिखते चले जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो मासेस है वो इनफाइनाइट मासेस लाइन से लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं बेटा, समेशन समेशन mi xi समेशन mi xi। तो अगर बहुत सारे मासेस हैं हमारे पास तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, mi लिख सकते हैं, ये समेशन का सिंबल होता है, और i की वैल्यू कहां से, आप 1 से लेकर n तक लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, क्योंकि बहुत सारे मास है तो हम लोग सिंबल लिखेंगे क्या, समेशन mi, i की वैल्यू कहां से, 1 से लेकर n तक। सिमिलरली अगर y एक्सिस में बहुत सारे मासेस हैं तो हम लोग वापस से क्या लिख सकते हैं, xi डिवाइडेड बाय समेशन mi, i की वैल्यू पता ही अपने को 1 से लेकर। अब समझो बेटा, समझो जरा ध्यान से देखना, बहुत सारे मास थे सर। अगर मैं बोलूं कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, सपोज ये लीनियर रॉड ही है हमारे पास, है ना, तो इस रॉड में हमारे पास बहुत सारे छोटे 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 मास है, हर मास का अपना डीएम है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हर मास का अपना डीएम है, यानी डीएम 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 डीएम, और सभी डीएम को ऐड कर देंगे तो क्या इंटीग्रेशन लाना है अपने को। बट सर एक्स क्या होगा, एक्स तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ना बात करते हैं सर, तो ये रहा मान लीजिए मेरा पॉइंट है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक्स लिया, और यहां पे क्या लिया, डीएम लिया, डीएम लिया, इसके लिए हम लोगों ने डीएम लिया। तो अगर इस केस में फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा,
इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये हो गया कंटिन्यूअस मास के लिए। अभी हम लोग रॉड का भी फाइंड आउट करेंगे और दूसरे दूसरे शेप्स का भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेटा प्रिंटिंग एरर है, ये वाई आई होगा, है ना, वाई आई होगा। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, suppose we have to calculate the center of mass, suppose we have to calculate the center of mass of rod, center of mass of rod, suppose we have to calculate center of mass of rod। तो हमारे पास एक रॉड है, मान लिया ये रॉड है हमारे पास, ठीक है, मान लिया ये रॉड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस रॉड में से इस रॉड में से इस रॉड में से यहां से यहां तक मान लीजिए मैंने कोई डिस्टेंस x लिया। सो वी हैव केप्ट आवर ओरिजिन एट द वन एज, और वहां से कोई x डिस्टेंस लिया है, एंड इस x डिस्टेंस पे हम लोगों ने dx एलिमेंट लिया है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dm। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक dx एलिमेंट लिया। वी हैव द मास एज m एंड l। सो अगर इस केस में हमें बताना पड़े, अगर इस केस में हमें बताना पड़े कि इसका डीएम कितना होगा, है ना, तो डीएम क्या था बेटा, याद करो हम लोग एक टर्म लिखते थे मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ जैसे आप लैम्डा से भी नोट किए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनटू डीएक्स दैट विल बी आवर डीएम, है ना। तो अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डीएम की जगह क्या लिख सकते हैं, m बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर भी m बाई एल इंटू डी एक्स। अब देखो कमाल की बात है बेटा, आप जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर l तक dx को, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से l तक तो वो आ जाएगा l, और कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं स्टिल सब कुछ जानने के बाद मुझे पता है आपको इंटीग्रेशन लगभग लगभग याद होगा, स्टिल मैं कर रहा हूं। यहाँ पे लिखा m बाई एल, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाता है। लिमिट रखना है कहां से कहां तक, ये 0 लेंथ है, ये l लेंथ का रॉड था, तो लिमिट रखना है 0 से लेकर l तक, ठीक। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया, m बाई एल, dx का इंटीग्रेशन क्या आया, x, लिमिट रख दिया कहां से कहां तक, 0 से l तक, m बाई एल कैंसल आउट हुआ, ऊपर में कितना आया हमारे पास, l बाई 2, नीचे में आया हमारे पास l, तो ये सभी कैंसल आउट, सॉरी l स्क्वायर, राइट, ऊपर में आया l स्क्वायर माइनस 0, तो एक l से एक l कैंसल आउट हो गया, और इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां से आया, l बाई 2। कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है सर, लग रहा है क्या, रॉड एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके सेंटर पे होगा, तो उसका सेंटर कहां पे है, यहाँ पे मान लीजिए उसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है, l बाई 2, ठीक है। So the question is, the linear mass density of a thin rod of length 1 meter varies as lambda is equals to 1 plus 2x, where x is the distance from one end, rod के एक end से है, then find distance of center of mass। इससे पहले वाला जो सवाल किए थे हम लोग, वहां पे मास डेंसिटी यूनिफॉर्म था, बट यहाँ पे वेरिएबल मास डेंसिटी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट डीएम, है ना, तो ट्राई करो डीएम क्या होगा, एंड देन वी हैव द फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो यहां से आप ट्राई करेंगे, करिए ट्राई। हमारे पास सवाल में क्या क्या दिया गया है उस बात को ध्यान में रखें। वी हैव द लीनियर मास डेंसिटी, बट अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी डू एज एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ऑलराइट, सो डीएम इज व्हाट, डीएम इज व्हाट, अभी हम लोगों ने बात किया था कि डीएम आपको क्या, पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालना चाहिए, और वो लैम्डा है वो ऑलरेडी दिया है, सो डीएम इंटू डीएक्स एलिमेंट निकाल लेना है, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लैम्डा को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर लैम्डा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, लैम्डा की वैल्यू चलो पहले रख देते हैं एक्स, डीएम की वैल्यू है लैम्डा जो कि है 2x dx, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x dx। ऑलराइट, कहाँ कहाँ से लेके जाना हमें, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। इसको जरा और इंटीग्रेट करते हैं, x को अंदर भेज दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, x
प्लस 2x का होल स्क्वायर dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x dx, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। ऑलराइट, अब इसे आप इंटीग्रेट करें, इसे इंटीग्रेट करें तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक रखना है, 0 से लेकर 1 तक। दूसरा कहां से रखना है हमारे पास, 2 टाइम्स एक्स क्यूब, है ना। याद करो, ये बात सबको याद होना चाहिए, एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन। आइए, एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होता है एक्स एन dx का इंटीग्रेशन। तो यहां पर कितना हो गया, 2 टाइम्स x का पावर 3 बाई 3। बाकी लिमिट आप उतना ही रख देंगे 0 से लेकर 1 तक, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, सभी में लिमिट रख देना, हमारे कितना रखना है सर, 0 से लेकर 1 तक। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर आया कितना 1/2, इधर आया 1/2 प्लस यहाँ पे कितना आया 2/3, 2/3, ठीक है 2/3, नीचे आया हमारे पास 1 प्लस 1। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, इधर आएगा 3 प्लस 4, नीचे में 2 वेट कर रहा, तो कितना हो गया 7/6 इंटू 2 12, ऑप्शन नंबर 3 ये हुआ हमारा आंसर। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड, किधर गया दोस्त, अरे फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। अच्छा, पहली बात आए बेटा जरा ध्यान से समझे हम लोग, रिंग का अगर बात किया जाए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता तो उसके सेंटर पे होता, तो अभी हम लोग रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं, मतलब रिंग को बीच से आपने काट दिया है। तो चलो ड्रॉ करते हैं, ये है सेमी सर्कुलर रिंग, ये इसका और ये इसका एक्सिस, ठीक। आइए, अब यहाँ पर ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये हम लोगों ने मान लिया। तो क्या ये कंटिन्यूअस मास है या डिस्क्रीट मास है, सर अब तो हम लोग समझ गए हैं कि कंटिन्यूअस मास है। कोई भी अगर एलिमेंट है, क्या मेरा बॉडी कंटिन्यूअस मास है, डिस्क्रीट मास है, भाई ऐसा तो नहीं ना मेरा माथा अलग, कान अलग, आंख अलग, नहीं नहीं, कंटिन्यूअस मास है। क्या ये ग्लास कंटिन्यूअस मास है, ग्लास कंटिन्यूअस मास है। क्या पेन कंटिन्यूअस है, पेन कंटिन्यूअस मास है। क्या लैपटॉप कंटिन्यूअस मास है ना सर। डिस्क्रीट स्मार्ट मतलब अलग, डिस्क्रीट मास से अलग, मतलब अगर एक छोटा सा बॉल, छोटा सा बॉल, छोटा सा बॉल, पॉइंट मास है, डाटा डिस्क्रीट मास, ये भी कंटिन्यूअस मास है। तो कंटिन्यूअस मास के लिए तो सर हमें डीएम चाहिए, और डीएम कहां से मिलेगा, हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी से मिलेगा। तो लैम्डा अगर निकालना है सर इस केस में तो कितना आ जाएगा, m/m/, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर ले लिया या कैपिटल व्हाट एवर यू वांट टू टेक आर, यानी कि हमें वापस से क्या निकालना है, dx, ये लिया x। तो इसके लिए मान लीजिए यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मान लीजिए थीटा एंगल पे, ये हमारे पास थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पे हम लोगों ने क्या लिया, डी थीटा लिया, तो यहां से यहां तक डी थीटा लिया, डी थीटा, ये आर है। तो अपने पास याद करो, रेडियस पता है, एंगल पता है, तो हम लोग आर्क निकाल सकते। आर्क, आर्क हमारे पास क्या है, dx, यही तो चाहिए था सर। dx इज इक्वल टू कितना आ गया, r इंटू डी थीटा। सो वी हैव dm नाउ, dm इज इक्वल टू कितना है, dm इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा अब कैपिटल आर लिया तो इसे भी कैपिटल आर ही रखो यार, तो लैम्डा इंटू dx, एंड लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, dx को लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा, तो हमारे पास आया m/πr इंटू डी थीटा, ये आ गया हमारे पास dm, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए या y चाहिए वो समझिए। देखो पूरा का पूरा रिंग सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर होगा, ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास किधर होगा,
क्या वो एक्स एक्सिस में होगा? नहीं सर, एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब ये वाले लाइन में होगा, वाई एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, इधर होगा कहीं पे, इधर होगा। वही निकालना है हमें। मतलब क्या चाहिए? ये जो डीएम है, ये जो डीएम है सर, इसका हाइट बताइए ना, ये वाला हाइट बताइए सर। वाई, ये वाइड है, ये भी वाई ही है हमारे पास। अब देखो बेटा, मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करो ध्यान से। ये है वाई, ये है हमारे पास थीटा, ये है आर, ये है आर जो रेडियस। तो y इज इक्वल टू क्या बोला जाए? साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? y बटे आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया सर। सर यहां तक तो बहुत ही क्लियर है ना? अच्छा, तो क्या यहां तक क्लियर है? विल कंटिन्यू। आइए देखिए, तो हमें क्या निकालना है? y सेंटर ऑफ मास निकालना है सर। कैसे निकलेगा सर? कैसे निकलेगा सर? y इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर यहां तक तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया। अब समझो बेटा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा हम लोग और विजुअलाइज करते हैं। इसको हम लोगों को क्या करना है, उस सारी बातों को वहां पे रखें। तो डीएम पता है अपने को, डीएम कितना है? एम बाई पाई आर, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा? सोचो, डीएम क्या? छोटू मास, छोटू मास, छोटू मास, छोटू मास, छोटू मास, छोटू मास, मतलब क्या? टोटल मास। टोटल मास कितना लिया? एम। मतलब मैं नीचे वाले को इंटीग्रेट करूं क्या? नहीं सर, इतने अपन बेवकूफ नहीं है। डीएम का इंटीग्रेशन तो अपने को अब पता है, डीएम का इंटीग्रेशन एम है, जो कि मास था रिंग का। चलो बहुत अच्छा। तो वाई डीएम करना है, वाई डीएम, ये इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करने वाले? हम लोग क्या करने वाले? हम लोग वाई डीएम लिखने वाले। डीएम लिख देते। अब इस वाले केस के लिए हमारे पास थोड़ा जरूरत है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या? एम बाई पाई आर। यहां तो हो गया इंटीग्रेशन। क्या क्या था हमारे पास बेटा? और हमारे पास था y की वैल्यू है, y की वैल्यू है हमारे पास, है ना? y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो देखिए, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो y की वैल्यू है सर हमारे पास, चलो 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 चलो, एक सेकंड एक सेकंड, कुछ तो छूट रहा है बेटा, यहां गलत है। एक सेकंड, ये गलत हो रहा। लैम्डा था मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट, देखो छोटी सी गलती के कारण काम खराब हो जाता है। हम लोग एरिया लिख रहे थे, है ना? गलत हो जाता है। मास पर यूनिट लेंथ, अपने को लेंथ निकला था। तो लेंथ अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या? टोटल रिंग का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, बट हम लोग आधा देख रहे हैं, तो पाई आर होना चाहिए था, है ना? अभी गलत हो जाता है पाई आर। तो अब यहां से आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एम बाई पाई इंटू डी थीटा बच रहा था हमारे पास। देखो, तो हमारे पास बचा था एम बाई पाई, है ना? एम बाई पाई, एम बाई पाई, तो इसको मैं आर को नीचे से भी यहां से हटा देता हूँ। एम बाई पाई, एम बाई पाई। ओके, वाई के जगह पे क्या लिखना है अपने को? आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, जो डीएम का डी थीटा बाकी था हमारे पास। और यहां पर क्या? डिनोमिनेटर में तो एम का एम आ गया, डीएम का, ये कट जाएगा, आर बाहर आया बाई पाई, आर बाहर आया पाई। इंटीग्रेशन कितना हुआ? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बेटा? माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक रखना? पहला डिग्री देखो, डिग्री देखो, 0 डिग्री और इधर से पाई डिग्री, तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आया बेटा? आर अपॉन पाई, माइनस बाहर है कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 डिग्री, 180 की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0, तो ये भी लिख ही देता हूं मैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसको और लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं आर बटे पाई, यहाँ पे है हमारे पास माइनस, यहाँ है -1 तो कितना आ गया? ये -2, माइनस बाहर गया, कितना आ गया? 2 आ गया। तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आया? 2r अपॉन पाई। ये रिजल्ट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई सेंटर ऑफ मास इज 2r अपॉन पाई के बराबर, यानी ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इस जगह पर होगा।
कितने पे होगा, 2r/π पे। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। देखो बेटा क्या है, हमारे पास लेट अस अज्यूम ये डिस्क है, और कौन सा, सेमी सर्कुलर डिस्क, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो ये डिस्क का सेंटर यहाँ पे था, अभी इसका सेंटर ऑफ मास है। अगेन वी अज्यूम दैट अगर ये फुल डिस्क होता तो इसका सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे होता, बट ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डिस्क को आप गौर से देखो, कभी कभी भी डिस्क को गौर से देखो तो वो कैसा होता है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रिंग से मिलकर बना होता है। सो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर बहुत रिंग है, ये रिंग है हमारे पास। मान लीजिए स्टार्टिंग में वही मास पर यूनिट एरिया इस बार निकालना होगा, तो सिग्मा हम लोग ने लिखा सिग्मा m/πr², ये लिख लिया सिग्मा। ये रिंग को माना कि ये y हाइट पे अगर है, y हाइट पे है, तो इसके लिए dm कितना होगा ये निकालना है। इसका थिकनेस अगर dy है, तो अगर इसका dm लिखा जाए तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πy इंटू dy, ये हो गया एरिया। यानी कि अगर हम लोग निकाले तो लिख सकते हैं m/r², 2 इंटू वाई डी वाई, ये हम लोगों ने इसका लिख दिया dm, जो इसका मास है, ये dm 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 dm। ठीक है, अच्छा अब इस y का, ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये तो रिंग है ना सर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो अगर मैं y* इसका सेंटर ऑफ मास लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, 2, अभी हम लोगों ने लिखा था ना 2r/π, y है हमारा इसका r। ठीक है, अब इन सब को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारा y का या फिर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं हम लोग, y सेंटर ऑफ मास, तो कैसा होगा, इसको इंटीग्रेट करना है, कितना करना है बेटा, dm इंटू सेंटर ऑफ मास रिंग का जो सेंटर ऑफ मास था अपॉन dm। तो इस dm का तो इंटीग्रेशन सर पता है, अब तो हम लोग बहुत जान गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, m इंटू 2 डिवाइडेड बाई r², ये आ गया हमारे पास। इधर कितना आया वो भी देखो बेटा, y dy था। अब y* की वैल्यू जो हम लोग लिखे थे वो भी देख लो, तो 2 इंटू वाई अपॉन पाई के बराबर था, नीचे है m। तो देखो बेटा क्या हुआ, 2 बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, तो y सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, m कट गया है, m चला जाएगा, तो 2 और 2 हो गया 4 अपॉन r² अपॉन पाई, और यहां पर जो इंटीग्रेशन आया दैट इज y² dy, 0 से लेकर r तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो कितना आया बेटा, y सेंटर ऑफ मास, इसका वैल्यू आया 4 अपॉन पाई इंटू r²। अब देखो y² dy का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 + 1/2 + 1, यानी y3/3, और लिमिट कहां से कहां तक रखना है, 0 से लेकर r तक। तो आ गया ऊपर r³ यानी y सेंटर ऑफ मास अगर आप लिखें, y सेंटर ऑफ मास तो कितना आया, 4/3πr², और यहां पर कितना आया हमारे पास r³। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4r/3π के बराबर, 4r/3π के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। पहले वाले का क्या था, रिंग के लिए, दोनों रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट क्या था, 2r/π, दूसरा रिजल्ट क्या है डिस्क के लिए, 4r/3π, दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर 4 रिजल्ट, जिसमें से इनफैक्ट कुछ और रिजल्ट भी है, सब भी धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहला रिजल्ट, और अभी रिजल्ट ही करेंगे, बाकी सारे डेरिवेशन पे नहीं आएंगे, 2 डेरिवेशन काफी है। सबसे पहला, अगर हमारे पास रहे एक रॉड, तो एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, l/2 पे। दूसरा, पहला, दूसरा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है ना, सेमी है, तो इसके लिए जो y सेंटर ऑफ मास है ये हमारे पास कितना है, 2r/π के बराबर, 2r/π। अच्छा, तीसरा हो गया हमारे पास डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ऑब्वियसली बात है। तो डिस्क के लिए भी
अगर हम लोग बात करें तो ये y किसके बराबर होगा डिस्क के लिए, जो y होगा हमारा y अभी निकाला था कितना 4r/3 के बराबर, 4r/3। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज शेल, हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल स्फेरिकल शेल, ये हेमीस्फेरिकल शेल। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास है y वो किसके बराबर है, r/2 के बराबर। चौथा चौथा हेमीस्फेयर, चौथा हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर मतलब ये सॉलिड है ना, शेल मतलब खोखला, मतलब जब आप बॉल को कट कर दो या कटोरा वो है शेल, अगर उसके अंदर मटेरियल वगैरह फिल है तो वो हमारे लिए स्फेयर हो गया। तो ये है y, इसके लिए y कितने के बराबर है, 3r/8 के बराबर। अगर हमारे पास हॉलो कोन है, हॉलो कोन, हॉलो कोन मतलब बर्थडे वाला क्या, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहां से ले, टोटल हाइट अगर h ले लेते हैं ना, टोटल हाइट h ले लेते तो यहां से लिया जाए अगर, तो यह है h/3 के बराबर, हॉलो के लिए h/3 के बराबर। और अगर टॉप से लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, नीचे से अगर h/3 है तो ऊपर से 2h/3। छठा, अगर सॉलिड कोन है हमारे पास, सॉलिड कोन, तो कितना होगा, ये सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, तो इसका सॉलिड कोन मतलब आइसक्रीम है ना, कोन वाला आइसक्रीम सॉलिड कोन ही हो गया। तो यहाँ पर कितना रखा, ये नीचे वाला हाइट है h/4 के बराबर, और यहाँ से जो हाइट बच जाएगा h - h/4 विच विल बी इक्वल टू 3h/4। ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट।